विधायक या सांसद या मंत्री पद फिक्सिंग विवाद से आहत धोनी ने श्रीनिवासन को भेजा प्रस्ताव ने सीएसके और इंडिया सीमेंट्स कंपनी से पद छोड़ने की कही बात। इमरान मसूद की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी ने रद्द की सहारनपुर रैली, अब गाजियाबाद और मुरादाबाद में करेंगे रैली। नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां आज भी जारी, यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा में मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। और तुलजापुर में पार्टी प्रचार के दौरान अजीत पवार ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा बीएमसी में काबिज होने के बाद नहीं बना पाए स्मारक। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान और इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीनिवासन के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो इन दोनों पदों से हटना चाहते हैं। धोनी ये फैसला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिक्सिंग मामले में उनका नाम भी जोड़ा गया था, जिसके बाद उन्होंने इन दोनों पदों से हटने का फैसला ले लिया। धोनी छोड़ेंगे सीएसके की कप्तानी, इंडिया सीमेंट से भी देंगे इस्तीफा। धोनी ने श्रीनिवासन से की बात, फिक्सिंग विवाद से आहत हैं धोनी। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, धोनी ने सीएसके की मालिक कंपनी इंडिया सीमेंट के वाइस प्रेसिडेंट पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक धोनी ने शुक्रवार को इस बाबत श्रीनिवासन से बात की और दरख्वास्त की कि वो उनका इस्तीफा मंजूर करें। इसके अलावा धोनी ने सीएसके की कप्तानी छोड़ने का भी प्रस्ताव दिया है। दरअसल स्पॉट फिक्सिंग से नाम जुड़ने के बाद से ही धोनी काफी आहत हैं और धोनी को लगता है कि इस पूरे मामले ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया है। गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे कामयाब टीम है और धोनी पिछले 6 साल से इसकी कप्तानी कर रहे हैं। और अब अगर धोनी सीएसके की कप्तानी छोड़ते हैं तो उनका विकल्प ढूंढना भी आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। चिटफंड कंपनियों पर अब सेबी पहले से ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। दरअसल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके लागू होने के बाद सेबी इन कंपनियों पर कई तरह से कार्रवाई कर सकेगी। सेबी को मिली और शक्ति, अब चिटफंड कंपनियों पर लगेगी लगाम। आरोपियों को सेबी कर पाएगी गिरफ्तार। बैंक खातों को सीज करने का भी अधिकार। पॉन्जी स्कीम्स के जरिए आम लोगों से करोड़ों ठगने वाली कंपनियों के खिलाफ अब सेबी को सख्त कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन कंपनियों के खिलाफ सेबी को अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक सेबी अब ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। अब सेबी ऐसी कंपनियों के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर पाएगी। प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट अटैच करने का भी अधिकार सेबी के पास होगा। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों की भी गिरफ्तारी सेबी कर पाएगी। कंपनी के खातों को सर्च और सीज करने का अधिकार भी सेबी को दिया गया है। हालांकि इन कंपनियों पर नकेल कसने वाला बिल अभी लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, लेकिन अध्यादेश की मदद से फिलहाल सेबी पॉन्जी स्कीम चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी। हालांकि इस अध्यादेश को लागू करने की इजाजत सरकार ने चुनाव आयोग से ले ली है। फिर भी अलग अलग पार्टियों के 40 सांसदों ने इसका विरोध किया है। इन सांसदों का कहना है कि चुनाव की वजह से सरकार के इस फैसले की टाइमिंग सही नहीं है और चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। आपको बता दें कि संसद में तमाम कोशिशों के बावजूद ये बिल पास नहीं हो पाया और फिर इसे वित्तीय मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, जिसने इस पर इंडस्ट्री फोरम से राय मांगी और ज्यादातर ने इस बिल को जरूरत से ज्यादा ही कड़ा बताया और कहा कि इन शक्तियों का बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है।
फिलहाल इस पूरी कवायद से लोगों में उम्मीद जगी है कि PSCL और साई प्रसाद जैसी तमाम कंपनियों के खिलाफ अब CBI कार्रवाई करेगी और करोड़ों निवेशकों का पैसा उन्हें वापस मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। लोकसभा चुनाव के चलते शुक्रवार को दादर में महायुति ने प्रचार सभा की। इस प्रचार सभा में महायुति के तीनों पक्ष, शिवसेना, भाजपा और RPI के कार्यकर्ता और सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। जय शिवाजी जय भवानी की गूंज के साथ हजारों शिवसैनिकों ने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का जोरदार स्वागत किया। महायुति की मुंबई में कल हुई महासभा के साथ शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार राहुल शेवाले का प्रचार भी शुरू हुआ। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी पर प्रहार किया। राहुल गांधी पंतप्रधान होऊ शकतो? त्या राहुलपेक्षा हा राहुल बरा, अशी परिस्थिती आजची आहे। या राहुलने जेवढं काम केलेलं आहे, मला नाही वाटत त्या राहुलने कधी काम केले असते। नुसते थापा मारत फिरायचं, महाराष्ट्रामध्ये आलं का शेतकऱ्याच्या घरात जाऊन बसायचं, त्याच्याबरोबर काहीतरी खाल्ल्याचं नाटक करायचं, निघून जायचं। शेतकरी तसाच तडफडतोय, हे आपले फिरतायत। उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और अजीत दादा को लेकर क्रिकेट मैच की तरह बल्लेबाजी करने के अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी और एनसीपी कांग्रेस को फूटने और भगोड़ी पार्टी घोषित कर डाला। शरद पवार काही म्हणो, आज सुद्धा काहीतरी बोललेत। जेवढे बोलतील तेवढे बरे, काका आणि पुतणे जेवढे बोलतील तेवढे बरे, आम्हाला फुलटॉस मिळतात आणि मग बरं पडतं एक एक स्ट्रोक मारायला, षटकार मारायला बरं पडतं। आज सुद्धा ते बोललेत। आता हा सगळा खरं म्हणजे फडशा मी उद्या परवा आणि जाहीर सभा सुरू होणार तेव्हा घेणार आहे। पण आज मी पेपरमध्ये वाचलं की शिवसेनेला गळती लागलेली आहे, उद्धव ठाकरेंनी त्याची चिंता करावी। शिवसेनेला गळती लागलेली आहे। पवार साहेब, आमच्या गळतीवरती तुमचं पोट भागतंय ना, मग कशाला चिंता आहे तुम्हाला? मुळामध्ये तुमचा पक्ष जो आहे तोच गळतीमधनं निर्माण झालेला आहे। काँग्रेसमधनं जे काही गळते, इकडनं गळते, तिकडनं गळते, गळतं सगळं वाडगं घेऊन जात आहे आणि पक्ष उभा केला। तुमचा पक्ष आहे कुठे? इस महायुति सभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को देश के लिए योग्य प्रधानमंत्री होने का दावा भी कर डाला की स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत दर वेळेला काँग्रेस नेहरू गांधी यांच्या नावाने मत मागत आली। कधी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आणि आमच्याकडे चेहराच नव्हता। एक अटल बिहारी वाजपेयी सोडले तर विरोधी पक्ष म्हणून मजबूत आहे, पण चेहरा कुठे हा प्रश्न काँग्रेसवाले आम्हाला विचारत होते। आता आम्ही तुम्हाला प्रश्न विचारतोय की आमच्याकडे नरेंद्र मोदी आहे, तुमच्याकडे चेहरा कुठे आहे? शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवार राहुल शेवाले के प्रचार की शुरुआत के साथ उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों और आम जनता को कांग्रेस एनसीपी को चुनाव में धूल चटाने की भी अपील कर दी। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड्स की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर पश्चिम मुंबई से बसपा के उम्मीदवार पुष्पा मिलिंद भोले पहली बार चुनावी मैदान में जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस के गुरुदास कामत, शिवसेना के गजानन कीर्तिकर, आप के मयंक गांधी और सपा के कमाल खान जैसे राजनीतिक दिग्गजों के साथ उनकी ये टक्कर काफी दिलचस्प होने वाली है। हालांकि वो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रही हैं। असल में चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ, लोगों ने मुझे कहा कि लड़ो। ये जो मुझे प्रोत्साहन मेरे लोगों ने मुझे दिए है, मुझे कोई इच्छा नहीं हो रही थी चुनाव लड़ने की। मैं बहुत खुश हूँ, एक समाज सेविका हूँ, झुग्गी झोपड़ियों में जा जाके मैं लोगों को मदद करती हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मुझे मेरा दुआओं का खाता भी बढ़ रहा है। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर मैडम, अगर आप एमपी में चुनाव लड़ती है तो जो आप संस्था के थ्रू करते हैं, जो हमारे सरकार के इतने सारे फंड हो रहे हैं, कम से कम वो फंड पहुंच जाएंगे पब्लिक के पास। और दूसरी बात ये भी है कि मेरी संस्था की तरफ से हम लोग विधवा जो महिलाएं हैं और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो हैंडीकैप हैं, इनके लिए हमारे कार्यकर्ता पेंशन फंड के तहत बहुत सारे पेपर वर्क उनको करके देते हैं। और हमने देखा, अनुभव किया कि जो हम सरकारी ऑफिसेज में जाते हैं वहाँ पे इतनी दिक्कतें होती है। कारण ये है कि हमारे पास एक पॉलिटिकल पावर नहीं है, एक बैकिंग नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकल बैकिंग होता तो मेरे ख्याल से मुझे इतने, ना मेरे कार्यकर्ताओं को, ना ये विधवा महिलाओं को, बहनों को तकलीफ होता। उनको मैं तुरंत एक साइन देती और वो विधवा है, वो तो प्रूव ही हो जाता है, मृत्यु पत्र तो दिखाई देता है कि विधवा है। और कितनी तहकीकात करेंगे ये सरकारी लोग, तो उन तक पहुंचता ही नहीं कुछ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बन जाऊँ कुछ। सबसे पहले गुरुदास कामत जी, वो सिटिंग एमपी है, लेकिन 5 साल में उन्होंने क्या किया, मैं कई जगहों पे घूम के आई हूँ एज अ सोशल वर्कर। वहाँ पे कई लोगों ने कहा कि न पानी का प्रॉब्लम, गरीबी, भ्रष्टाचार सब जगह चल रहा है। उन्होंने एक विजिट नहीं किया। मेरे ख्याल से सरकारी कानून के हिसाब से एक एमपी को कम से कम शायद 5 साल में कभी ना कभी हर एक जगह पे जाना होता है। मेरे ख्याल से गुरुदास जी को टाइम नहीं है उन सब काम करने के लिए, क्योंकि उनको फंड कैसे करेंगे वो, उनको फंड करने में फुर्सत नहीं मिलती है। और देखो कांग्रेस ने तो लूटा ही है देश को, साथ में गुरुदास जी भी उनका साथ दे रहे हैं लूटने में, तो उसी में लगे हुए हैं। दूसरी बात है, अभी हमारे गजानन कीर्तिकर जी 3 बार यहाँ के सिटिंग एमपी रह चुके हैं। और पिछले 2009 के लोकसभा इलेक्शन में उनको तो लोगों ने निकाल दिया, इसलिए गुरुदास जी को मौका दिया था कांग्रेस के पार्टी के थ्रू, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो कीर्तिकर जी का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा आ गए हमारे शिवसेना के, तो ये वो तो हो गया। अभी मन से जो हमारे रिस्पेक्टेड महेश मंजरेकर जी हैं, वो तो बहुत ही अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे एक्टर है, मैं उनको देखती भी हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से उनको इतनी फुर्सत, या मेरे ख्याल से वो झुग्गी झोपड़ियों में जाना पसंद भी नहीं करेंगे, ना आज तक उन जिंदगी में कभी गए भी होंगे। तो शायद एक एमपी को तो बहुत जाना पड़ता है, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि लोग उनको पसंद करेंगे। चौथे हो गए हमारे कमाल खान, वो भी तो एक एक्टर है समाजवादी पार्टी के, वो भी आई थिंक वो भी झोपड़ियों में तो जाएंगे नहीं। अभी इतनी झोपड़ियां हैं उत्तर पश्चिम में कि उनको समय ही नहीं है। और 5वें हो गए हमारे आम आदमी पार्टी, मयंक गांधी जी, वो तो ड्रामा कंपनी है, वो तो पार्टी तो ड्रामा कंपनी है। और ये मयंक गांधी जी, वो भी तो बहुत बड़े फंडेबाज है, उन्होंने भी तो बहुत सारे फंड किए इधर उधर, एनजीओ के नाम पे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बहुत फंड, उन्होंने भी खुद फंड किया है। तो ये सारे भ्रष्टाचारी लोगों के बीच में एक महिला अगर आती है, मुझे पता है कि महिला ही महिलाओं का साथ दे सकती है। और मैं कई जगहों पे मिलके आई हूँ महिलाओं को, भाइयों को, और मैं एक ही बात कहूँगी, जो ये मुसलमान भाई हैं उनको मैं अपील करती हूँ कि कांग्रेस ने आज तक आपके लिए क्या किया। सिर्फ पुलाव में जैसे वो
तेज के पत्ते हैं ना, उसकी तरह उनको यूज़ किया है, यूज़ एंड थ्रो। तो मैं यही अपील करूंगी सारे मुसलमान भाई बहनों को कि एक बार बहुजन समाज पार्टी, जो बहन जी हमारी मायावती जी है, जिन्होंने 80 MP के सीट्स में से 21 मुसलमानों को टिकट दिया है, यानी कि 20-25% टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 1 या 2 जन को ही टिकट दिया। तब सोचिए कांग्रेस कितना रिस्पेक्ट करती है मुसलमानों की। और जहाँ तक अभी शिवसेना हो या मनसे हो या आम आदमी पार्टी, ये तीनों सिर्फ खेलने वाले हैं। ये लोग सब किसी के इशारों पे चलने वाली पार्टी है। और बीजेपी तो बोलिए मत, बीजेपी तो मोदी पार्टी है, तो बीजेपी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मैं यही कहूँगी कि क्योंकि मुझे लोगों ने प्रोत्साहन दिया और मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला अकेली हूँ मैं और 5 बाकी कैंडिडेट सब मर्द हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला को मौका दिया जाए तो मैं उनके सारे दुख को समझूंगी, क्योंकि समाज सेविका होने की वजह से मुझे सारी तकलीफ़ें पता है। हर एक क्षेत्र में मैं घूमती रहती हूँ, रोज़ घूमती हूँ, पहले भी घूमती थी, तो मुझे पता है कि इनके सारे प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर सकती हूँ। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुझे ही लोग वोट देंगे। देखो MP बनने के बाद मैं तो यही चाहूँगी, सबसे पहले एक साधारण आदमी क्या चाहता है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये जो महंगाई हुई है, जो बाटला का रेट बढ़ गया, तो आदमी बाटला खरीदे कि खाना खरीदे? बाटला इतना महंगा तो खाना कैसे पकाएगा? सबसे पहले ये जो खाने का जो भाव है, वो जो राशन का भाव है, बहुत बढ़ चुका है। दूसरी बात है शेल्टर। आज एक मिडिल क्लास एक मकान नहीं खरीद सकता, तो कहाँ से करेगा? तो मैं चाहती हूँ कि ये जो प्राइस राइज जो हुआ, जो महंगाई बढ़ गई, सबसे पहले उसे कम कीजिए, ताकि एक साधारण सिंपल आदमी रह सके, जी सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मैं चाहती हूँ अच्छे से अच्छे अस्पताल। अभी जो सरकारी अस्पताल जो है इतने गंदे हैं कि एक इंसान जाके वहाँ और बीमार हो सकता है। क्योंकि मैं कई बार एज अ समाज सेविका घूमती हूँ सरकारी अस्पतालों में, मैं उनकी हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत दुख होता है। मेरे दिल से एक इच्छा जाग उठती है कि क्यों ना मैं एक अस्पताल ऐसे बनाऊँ कि कम खर्चों में और कम पैसों में उनको अच्छा। वहाँ पे आप देखिए सरकारी अस्पतालों में लोग नीचे सोते हुए मिलेंगे, मशीनें नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। ये किसकी सरकार चल रही है? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, हमारे देश भर में कांग्रेस की सरकार। और हमारे जो BMC में, जो कॉर्पोरेशन में शिवसेना NCP क्या कर रही है? उनके हाथ में BMC के सारे ये आप देखेंगे इतने सारे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पे नर्सेज ही नहीं है, डॉक्टर्स ही नहीं है, मशीनें भी नहीं है। कहाँ जाते हैं ये सब फंड? हेल्थ फंड कहाँ चले जाते हैं? तो हमें अस्पताल के बारे में भी सोचना है। मुझे हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मेडिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, प्लस फूड, ये 2 मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जहाँ तक हमारे बुजुर्ग हैं, विधवाएं हैं, उनको जितना भी बेनिफिट हम दे सकें वो जी सकें। बिकॉज सबसे निगलेक्टेड जो सेक्शन है, सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये विधवाएं हैं, ये बुजुर्ग हैं और अनाथ बच्चे हैं। देखो कास्टिज्म इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है ये जो पार्टियां जो होती है ना, ये दल, ये कास्टिज्म के का मुद्दा उठा के वोट छीनना चाहते हैं। लेकिन अभी पब्लिक भी जाग चुकी है, पब्लिक समझ चुकी है कि ये सब पार्टियां कास्टिज्म और बड़ी बड़ी लुभावनी बातें बोल बोल के हम ये करेंगे वो करेंगे करके लोगों को लुभाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस बार जिस तरह दिल्ली में एक बदलाव आया, आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया गया, भले वो फेल हो गए, उसी तरह महाराष्ट्र में भी उन्हें एक बदलाव चाहिए। और हर एक क्षेत्र में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें एक नया चेहरा चाहिए जो काम करे उनके लिए। और आज ये उत्तर पश्चिम जिला में एक नया चेहरा हूँ और मैं एक समाज सेविका भी हूँ, मैं CA भी हूँ, तो मार्गदर्शन भी लोगों को दे सकती हूँ, एजुकेशन के फील्ड में भी मार्गदर्शन दे सकती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि उत्तर पश्चिम जिला में लोग मुझे पसंद करेंगे और मुझे भारी मतों से जिताएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, इस देश का हर एक नागरिक परेशान है आज की सरकार से, बहुत उब चुकी है। सत्ता में बैठी हुई सरकार से इतनी उब चुकी है कि उन्हें बदलाव चाहिए, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो महिला हो। क्योंकि इस सरकार ने इतनी महंगाई, इतनी भ्रष्टाचारी, आप देखिए कितने सारे स्कैम्स है, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अदर स्कैम। ये स्कैम्स के बाद, ये जो स्कैम्स पे लगे हुए लोग अंदर जाने के बाद भी स्कैम का जो पैसे का क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं। तो नागरिक तो रोता है
अरे हर एक नागरिक, साधारण नागरिक 2 टाइम की रोटी के लिए लड़ रहा है, और यहाँ पे हजारों, लाखों, करोड़ों, लाखों, हजारों, करोड़ों के स्कैम होते हैं। ये पैसे कहाँ चले जाते हैं? हाँ, सिर्फ लोग अंदर जाके बाहर आते हैं, पैसों का क्या होता है? इसके जेब में चले जाते हैं। तो पब्लिक, अभी नागरिक जाग चुकी है, उन्हें पता है अभी किसको वोट देना है, कौन हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और उनको पता है सत्ता में बैठी हुई पार्टी अंत में आके उनको अच्छी अच्छी बातें बुला के उनको लुभाएंगी और वोट खींचने की कोशिश करेंगी। ये कहा जाता है कि मन से कांग्रेस का वोट काटेगा, आम आदमी पार्टी इसका काटेगा, कांग्रेस का काटेगा। तो ये काटाकाटी में मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरे वोट मेरे हैं, हाँ, मेरी महिलाएं मेरी हैं, महिलाएं मुझे वोट देंगी, और जो मैंने इतने समाज के कार्य किए हैं तो वो लोग भी मेरे साथ हैं। मेरे वोट मेरे हैं, मुझे पता है, मैं ये काटाकाटी में आने वाली नहीं हूँ। और मैं इतना ही जानती हूँ कि अगर मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे वोट मिलेंगे, मेरे वोट मेरे हो जाएंगे। मैं किसी के वोट काटने के चक्कर में नहीं पड़ रही। और आप खुद ही देख लीजिए, आज के नागरिक, जो देश के नागरिक जागरूक हो चुके हैं, आप ही देखेंगे, वक्त बताएगा वोट किसको जाएगा, वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं जीतूँ। कि आप अपना वोट सोच समझ के दें, आप लोगों को सोचना है और उसके बाद वोट देना है। जो हमारा वार्ड है, यहाँ पर आपने देखा गुरदास कामत जी, पिछले 5 साल से वो कभी शक्ल दिखाने आए नहीं। अगर मेरा बच्चा 5 साल का, उससे मैं पूछूं कि कभी आपने अपने एमपी को देखा है, तो बोलेगा कौन है पिताजी। ना मैं जानता हूँ ना मेरा बेटा जानता है, वही हाल हमारे को। मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को जो हमारे बीच हो, हमारा अपना हो, जो इलेक्शन के टाइम पे नहीं, ऐसे भी हमारे साथ हो। जैसे हमारी किसी भी वक्त हम ऐसा बोले, मैडम हमको ये तकलीफ है, तो वो तुरंत दौड़ के आती है। ये नहीं देखती हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, मैडम सिर्फ काम के लिए आती है। और आज वो, उनका तो इलेक्शन में खड़े होने का कोई इरादा नहीं था, मगर लोगों ने कहा खड़े हो खड़े हो। आज खड़ी किस लिए? समाज की सेवा के लिए। उनको ना एमपी की सीट चाहिए ना कुछ चाहिए, उनको चाहिए तो सिर्फ ये चाहिए कि मैं, वैसे भी वो समाज सेवा करती है और वो जीतने के बाद भी और ज़्यादा समाज सेवा करती है। अगर आपको देखना है पूरे जो भी हमारा वार्ड है, वहाँ पर जाके आप खाली पूछ लीजिए कि पुष्पा जी ने क्या काम किया। बच्चा भी बता देगा, मेरा बेटा भी बता देगा कि पिताजी मेडिकल कैंप में गया था, मैडम ने दवाई दी, आज मेरा हाथ दुख रहा था, आज ठीक हो गया। बस इतना ही कहूँगा। और आप लोगों से कहूँगा कि जीतने वाले, जो जीतना है, मैं तो चाहता हूँ एक लौती महिला यहाँ पर खड़ी है, अगर औरतों को साथ देंगे तो औरतें ऐसा संघर्ष लाएगी कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने देश को बदला था, वैसे कांग्रेस को बदल के इस बार पुष्पा मैडम को जिताना। बस इतना ही चाहूँगा। धन्यवाद। या नहीं? जी हाँ, रखती है जी, क्योंकि पुष्पा बोले जी एक महिला होने के नाते, एक पढ़ी लिखी औरत होने के नाते, और सीए पढ़ी लिखी है, और गरीबों के लिए इनके दिल में बहुत दया है। और आजकल के जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, ये एक बार चुन के आते हैं, फिर दिल्ली चले गए, फिर उसके बाद में 5 साल के बाद ही फिर जो अपने मतदार संघ में आकर के फिर वोट मांगते हैं, और वोट मांगने के बाद कहते हैं कि हम आपके साथ है, हम आपका साथ देंगे, और ऐसे कोई साथ देता नहीं है। हर 5-4 साल के बाद ही आते हैं। और पुष्पा बहन जी का ऐसा है कि अभी 7-8 साल से मैं उनके कनेक्शन में हूँ, और उनके परिवार में, उनके साथ में ही मैं रहता हूँ। तो उनका जो व्यवहार है, उनका बिहेव जो है, मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में कार्य कर रही है। और जो गरीब लोग हैं, जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके जगह जगह पर आज तक अभी तक उन्होंने कम से कम 300 से ज़्यादा मेडिकल कैंप किए हुए हैं, और चारों तरफ ऐसे उनका नाम भी है। भले वो किसी से कुछ रिटर्न नहीं लेती है, लेकिन सबकी दुआएं लेती है। बदलाव का इलेक्शन होने का कारण ये है कि ये जितने लोग जो अब जो चला रहे हैं, हमने हर किसी को देखा है। अब इसके अंदर सारी पार्टी आ गई इसके अंदर कि ये वही काम करते हैं। आने के से पहले जो है आश्वासन देते कि सब कुछ हम करेंगे, आप हमारे साथ रहो, लेकिन इनके साथ भी रह के हमने देख लिया है हालात वही के वही है। जीतने के बाद में ये वापस अपने घर पे चले जाते हैं और लोगों को रोड पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने भी सोचा है कि एक नया बदलाव इसके अंदर लाना ज़रूरी है, एक नए चेहरे को लाना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने सोचा है, जो पुष्पा मिलन बोले जो है बीएसपी से जो अब खड़े हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अब इनके साथ में एक बार इनको मौका दिया जाए। और ये एक पढ़ी लिखी महिला है,
और गरीबों के अंदर काफ़ी कुछ काम कर चुकी है और काफ़ी अच्छे हालात जानती है गरीबों के अंदर कि कितने बेचारे जो है बुजुर्ग है, जो यतीम लोग हैं जो, और जितने जो बोलते हैं ना अपंग है जो, जिनके पास में खाने के भी बराबर से पैसे नहीं है सब कुछ। इसके बाद में इन्होंने काफ़ी काम इसके अंदर जाके किया है और लोगों ने देखा है। तो हम चाहते हैं कि अब इनको एक नए तरीके से इनको लाया जाए और इनको मौका दिया जाए कि हम अपनी पूरी ताकत से जो है पुष्पा मोहन भोले को जो है हम जिताए और इनको अब ला के हम एक महिला को खड़ा किया जाए। और यही जो है एक नया चेहरा हमारे लिए बेहतर साबित होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हर चीज़ को जानती है वो, हर चीज़ से वाकिफ़ है। तो हम चाहते हैं अब इनको जिता के लेके आए जाए। उत्तर पश्चिम जिले से पुष्पा मोहले मैडम यहाँ पे खड़ी है, तो उनको भारी से भारी मतों से विजयी कराइए, क्योंकि एक समाज सेविका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़ी लिखी महिला है और महिलाओं में काम किया हुआ है और करने की इच्छा रखती है। इसके लिए खासदारी की टिकट लेके बहुजन समाज पार्टी से आई हुई है और मायावती ने इनको भरोसा दिया है कि यहाँ से वो लड़े और अपना कार्य करके दिखाए। यही बोल सकता हूँ, ये हमारी जो आवाम जनता है कि इनको अच्छे से अच्छे मत दो और भारी से भारी मतों से विजयी कराए। सुना आपने उत्तर पश्चिम मुंबई से बसपा के उम्मीदवार हैं पुष्पा मिलिंद भोले, जो कि पहली बार इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। हालांकि कई राजनीतिक दिग्गज उनके सामने हैं तो टक्कर जबरदस्त होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि उन्हें लोगों का समर्थन मिला है, लोगों की सेवा करने के लिए लोगों ने ही उन्हें चुना है, उनका नाम आगे किया है। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों का यह समर्थन वोटों में तब्दील होता है या नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।